नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए थे। एक गुप्त काल की कला साहित्य स्थापत्य देखा था, फिर हमने मुगल काल को कंप्लीट तरीके से पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में। और उसमें लगभग 8 या 9 नाम दिए हुए हैं। उनमें से हमको बारीकी तरीके से समझना है और मैं बताऊंगा कि इन जो राष्ट्रीय नेताओं के जो 9-10 नाम हैं उनके बारे में प्रश्न कैसे बन सकता है, किस प्रकार की प्रश्न शैली रही है, पिछली परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बने हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सम्मिलित रूप से मैं आपको बता दूं। आज हम 2 राजनेता पढ़ने वाले हैं। एक विनायक दामोदर सावरकर हैं, एक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, 2 व्यक्तित्व तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं वीडी सावरकर की एक ही क्लास कर रहा था, परंतु मुझे लगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कोई ज्यादा विस्तार से है नहीं, इनकी सिर्फ मुख्य रचनाओं के बारे में कभी कभार प्रश्न बनता है, तो मुझे लगा कि इसको भी मैं शामिल कर देता हूँ। तो 2 व्यक्तित्व तो हम पढ़ने वाले हैं और आप इनके नोट्स बना लेना। और सबसे बेस्ट है कि इनकी जो बातें हैं वो हमें याद रखनी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण इनका हमारे सिलेबस में डाला गया है, कौन सा ऐसा बिंदु रहा है उसकी वजह से आपके ये सिलेबस में है। तो मुख्य रूप से इनका कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं इनका योगदान है। तो पूरा समझने का प्रयास करेंगे। नया टॉपिक है और आज शुरू करें। ठीक है, समझते जाना आप चीजों को। ठीक है, ये है वीडी सावरकर है, आप परिचित ही होंगे, है ना, क्योंकि जब भी भारतीय इतिहास में वीडी सावरकर का नाम आता है तो एक विवाद चलता है कि देशभक्त थे या अंग्रेजों के गुलाम थे। निश्चित रूप से इनके 2 मतभेद होते हैं, क्योंकि जब जब सरकारें बदलती है, भाजपा सरकार इसको राष्ट्रभक्त मानती है और कांग्रेस सरकार इसको कहते हैं कि अंग्रेजों का गुलाम मानती है। उस प्रकार की 2 विचारधाराएं चलती है। ठीक है ना, उसका थोड़ा सा मैं लेस्ट में डिस्कशन करूंगा कि ये इसके इतना विवाद का विषय क्यों है, क्यों इनको राष्ट्रभक्त कहते हैं, क्यों इनको अंग्रेजों का गुलाम कहा जाता है। पूरा विषय में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ, पर तो हमें यहाँ ज्यादा उलझना नहीं है। हमारे सिलेबस में इसका विशेष रूप से इसका योगदान पूछना है, तो योगदान के बारे में क्या क्या बातें हैं वो हमें समझनी है। जब भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की बात करते हैं ना, तो इसमें प्रश्न विद्यार्थियों बनता है सीधा सीधा। एक तो इनके द्वारा स्थापित संस्था, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें प्रश्न कैसे बनता है, एक तो इनके द्वारा जो स्थापित संस्था है, कौन सी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है इनकी मुख्य बातें, इसकी पुस्तकें। जितने भी राष्ट्रीय नेता अभी हम 9-10 मैंने नाम देखे हैं, उसमें से 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी पुस्तकें, सबसे महत्वपूर्ण उनकी पुस्तकें। और तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है इसके कथन, किस व्यक्ति ने, किस राष्ट्रीय नेता ने कौन सा कथन कहा है। बस 3 शैली के प्रश्न आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ये चीज मैंने पहले इसलिए बता दी है ताकि आपके ये जब टॉपिक पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में एक करेक्ट एरिया चलना चाहिए कि ये चीजें एग्जाम में बनी है। संस्था पूछ लेते हैं कि कौन सी संस्था किसके द्वारा स्थापित की थी, किस वर्ष स्थापित की गई थी। पुस्तकें पूछ लेता है सीधा, ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, या फिर इसके द्वारा पुस्तक कौन सी रचित नहीं है। फिर आता है कथन का कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और उसमें से हम पहला व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे। ठीक है, पूरा विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो कि विनायक दामोदर सावरकर के जीवन परिचय के बारे में कौन सा कथन सही है। विनायक दामोदर सावरकर के जीवन परिचय के बारे में कौन सा कथन सही है, क्योंकि हम पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। क्या से पता कौन सा प्रश्न बन जाए, कौन सी पुस्तक पूछ ले, कौन सी संस्था पूछ ले। और मैं सबसे वेरी इंपॉर्टेंट 2-4 ऐसे बिंदु बताऊंगा वीडी सावरकर में, जहां से मुझे लगता है कि प्रश्न बनने की प्रबल संभावना। ठीक है ना, तो देखो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के बांगूर में इनका जन्म हुआ था। बांगूर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडी सावरकर बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। वे बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। ये बाल गंगाधर तिलक वही है जो बाद में कहते हैं कि सावरकर की
इनकी सजा के लिए कम करवाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन का श्रेय जाता है इनको, वीडी सावरकर बंधुओं को, सावरकर बंधु, ठीक है ना, सावरकर बंधु। दो भाई थे जिन्हें सावरकर बंधु के नाम से जानते थे। और महाराष्ट्र में कहते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने का श्रेय कहते हैं कि इनको जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियां जब हम भारतीय इतिहास में वो टॉपिक पढ़ते हैं लगभग 1910 से वो घटनाक्रम शुरू होता है, ठीक है ना। जैक्सन वाले हत्याकांड का घटनाक्रम शुरू होता है। जैक्सन के हत्याकांड के कारण ही बाद में इनको कहते हैं कि आजीवन कारावास की सजा हुई थी, वो जेल में भी गए थे काला पानी की सजा भुगतने, है ना, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गतिविधि प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी शस्त्रों की होली जलाई थी। विद्यार्थियों जब 1905 में जब आंदोलन चल रहा था ना, 1905 में वो बंगाल विरोध वाला आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी वस्त्रों की कहते हैं कि उस समय भी होली जलाई गई थी। उसमें से ये पहले व्यक्ति थे जिसने स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वीडी सावरकर के बारे में बहुत बेसिक है। बांगूर गांव में स्थान धन हुआ, उच्च शिक्षा फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे, अलग से वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, इसको आप लिख लेना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का श्रेय इनको जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से एक कई बेसिक प्रश्न बन जाए तो ये बाल गंगाधर वाली बात है कि तिलक वाली, ये गुरु वाली बात याद रखना, जहां तक मुझे लगता है कि प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती। बाकी इनके पिता माता के बारे में, भाई पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में इतना डिस्कशन के नहीं करना। पिता हमेशा से कहते हैं कि इनके पिताजी थे वो हमेशा ही महाभारत और रामायण और महाभारत का पाठ करवाते थे, महाभारत का, ठीक है ना। प्रारंभ से ही कहते हैं कि बहुत विद्वान रहे निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो इतना हमको डीपली नहीं जाना है, योगदान के बारे में हमको पढ़ना है और वो ही एग्जाम में प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न वीडी सावरकर के बारे में, ये चीज आप आराम से समझ। दूसरा प्रश्न देखो, बहुत शानदार बिंदु, बहुत शानदार। विनायक दामोदर सावरकर के प्रारंभिक जीवन की गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही? 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा का विरोध किया था ना। भाई भारतीय शासन चल रहा था 1857 के बाद, जिस भारतीय शासन को ब्रिटेन क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो बहुत काल में कहते हैं कि दिल्ली दरबार भी लगे थे, ठीक है ना। बहुत सारे कहते हैं कि गवर्नर जनरल ने रानी विक्टोरिया के सम्मान में बहुत सारी सभाएं रखी गई थी। उसमें कहते हैं 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई थी विक्टोरिया की, तो भारत में भी शोक सभा चल रही थी ना, शोक सभा का विरोध किया था इन्होंने विद्यार्थियों। तो ये एक पहला प्रयास है जो अंग्रेजी विरोध में कार्य किया था, अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। अंग्रेजों का विरोध ने सीधी रूप से रानी विक्टोरिया की मूर्ति के शोक सभा का विरोध किया है। मतलब सीधी सी बात है कि अंग्रेजी सरकार का इसने विरोध प्रारंभ शुरू किया था। ये निश्चित रूप से प्रारंभ में विरोधी थे, बाद में घटनाक्रम जब जेल में थे तो उनके अच्छे बरकार के माफीनामे के बाद में ये एक इतिहास का उलझावा पन्ना रह गया है कि क्या वास्तव में ही सावरकर देशभक्त थे या गुलाम थे, ऐसा कुछ रहा है। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को गुलामी का उत्सव कहा था। एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक होता है तो कहते हैं कि ये गुलामी का उत्सव है, देश एवं जाति के प्रति विद्रोह है और विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति प्रदर्शन कहा था। ये तीन कोटेशन याद रखना कि एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस राज्याभिषेक के समय ये कहते हैं कि ये क्या है, ये गुलामी का उत्सव है। ये कोटेशन बहुत याद रखना विद्यार्थियों कि एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय किस राष्ट्रीय नेता ने उसको गुलामी का उत्सव कहा था विद्यार्थी। ये गुलामी का उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, याद रखना, ठीक है। गुलामी का उत्सव कहा था एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को कहा था वीडी सावरकर, है ना। 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। मैंने कहा ना, जब भी आप किसी क्रांतिकारी या फिर किसी राष्ट्रीय नेता के बारे में पढ़ते हो तो राष्ट्रीय नेता के बारे में तीन चीजें याद रखना, संस्था याद रखना, कथन याद रखना, पुस्तकें याद रखना। ये जब भी टॉपिक पूरा होगा ना, पूरे टॉपिक में आपको ये तीन बिंदु साथ में लेके चलना, ठीक है ना। उसी के दृष्टिकोण से 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। ये पहले इसका नाम था मित्र मेला,
इसका पहला नाम क्या था? मित्र मेला। यह संस्था बनाई गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा, मित्र मेला, ठीक है ना। और मित्र मेला का ही कहते हैं कि नाम परिवर्तन कर दिया है। इसको लगभग बनाया था 1889 में बनाया था। 89 है या 86 है मुझे कंफर्म है, जहां तक मुझे लग रहा है कि 89 ही है ना, जहां तक मुझे लग रहा है 89 है। ये थोड़ा डाउट रहेगा तो मैं आपको, अगर 89 नहीं है तो मैं आपको वापस कंफर्म कर दूंगा। बाकी ये मित्र मेला नाम की संस्था स्थापित की गई थी इस समय, और कहते हैं कि इस मित्र मेला का नाम परिवर्तन करके 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था रख दिया। सीधा सा प्रश्न आता विद्यार्थियों, अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की? सीधा सा प्रश्न आया। अब आप क्या कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो आप इतना कंफ्यूजन नहीं हो गए। जब ऑप्शन में आएंगे ना, वी.डी. सावरकर भी आएगा, वहां राजगुरु भी आएगा, वहां भगत सिंह भी आएगा, वहां चंद्रशेखर आजाद भी ऑप्शन में आएगा, तो याद रखना वहां आप कंफ्यूजन हो जाओ। इसलिए ये कंटेंट आप साथ साथ में याद करते जाना, संस्थाओं वाला, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण 1906 में कलकत्ता की पढ़ाई हेतु वकालत किया ना, वकालत की पढ़ाई हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी के छात्रवृत्ति से लंदन गए थे, और छात्रवृत्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अनुमोदन किया था। मैं इस वी.डी. सावरकर की सबसे मैं गोल्डन लाइन लिख रहा हूं, ये गोल्डन लाइन याद रखना विद्यार्थियों। यहां से हर बार एक प्रश्न बना है। पिछली बार एक प्रश्न बना था कि वी.डी. सावरकर वकालत की पढ़ाई हेतु लंदन किसकी छात्रवृत्ति के द्वारा गए थे। ये प्रश्न आया था विद्यार्थियों कि विनायक दामोदर सावरकर किसकी छात्रवृत्ति से लंदन वकालत की पढ़ाई करने गए थे। याद रखना विद्यार्थियों, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा छात्रवृत्ति दी गई थी, और वो संस्था का नाम थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। और याद रखना विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कंटेंट का प्रश्न पूछेगा तो ये अनुमोदन किसने किया, किसने कहा था कि इसको छात्रवृत्ति दो, किस विद्वान ने कहा कि इसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, वो अनुमोदन किया था, वो बाल गंगाधर तिलक थे। इसीलिए विद्यार्थियों कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को अपना क्या मानते थे? गुरु मानता था। अपना क्या मानता था? अपना गुरु मानता था विद्यार्थियों। वी.डी. सावरकर के बारे में ये 2-3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास के याद रखना। एक तो मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी, मित्र मेला का नाम परिवर्तन करके कहते हैं कि अभिनव भारत रख दिया था। वर्ष याद रखना विद्यार्थियों, बहुत वर्ष याद। शोक सभा का विरोध किया था। अब देखो वी.डी. सावरकर के बारे में सबसे टफेस्ट पर्सन कैसे बन सकता है? टफेस्ट पर्सन बन सकता है कि वी.डी. सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो वहां आपको होगा कि रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर शोक सभा का कहते हैं कि स्वागत किया था, ऐसा कोटेशन आ सकता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, स्वागत नहीं किया था, विरोध किया था, विरोध, ठीक है। एडम सप्तम के राज्य अभिषेक को गुलामी का उत्सव कहा था। अभिनव भारत की संस्था की स्थापना की थी। वकालत हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति लेके लंदन गए थे, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने इसका अनुमोदन किया था, याद रखना। और ये इस जो संस्था थी ना, इसके द्वारा कहते हैं कि इसको छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये विद्यार्थी वी.डी. सावरकर के प्रारंभिक घटनाक्रम के बारे में मुझे लगता है कि ये 2-3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पर्सन जहां तक मुझे संभावना है वी.डी. सावरकर के बारे में आपको इस पीपीटी से मुझे लगता है कि आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत मस्त है, ठीक है। 2 पर्सन हमने यहाँ से पढ़ लिया है। ये अंग्रेजों के विरोध वाली बात है, ठीक है ना, याद रखना। ये आगे जाके मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्या ये क्या कारण रहे कि वी.डी. सावरकर उलझा हुआ नाम है भारतीय इतिहास का, है ना। आपको यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं बना देना है ना, आपको यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं बना देना है कि सर ने वो कहा, ये कहा, ठीक है ना। वो अलग बात है, वो मतभेद वाली बात अलग है। हमारा उद्देश्य है कि प्रश्न सही कैसे हो एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 3 शैली मैंने आपको बता दी। अब वी.डी. सावरकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है? एक और प्रश्न देखो कि सावरकर ने मैगजीन की जीवनी को मराठी में अनुवाद किया था। यह प्रश्न आया था विद्यार्थियों डायरेक्ट। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने मैगजीन की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया था? सीधा डायरेक्ट प्रश्न आया था विद्यार्थियों, तो वो सावरकर ने किया था। ये मैगजीन से बहुत प्रभावित था। ये मैगजीन मतलब विद्यार्थियों इटली का नेता था। इटली में हम पढ़ते हैं ना फांसीवाद, इटली में हम पढ़ते हैं फांसीवाद, जर्मनी में पढ़ते हैं नाजीवाद, हिटलर की 2 नीतियां, और हम इटली में पढ़ते हैं फांसीवाद। ये फांसीवादी विचारधारा से विद्यार्थी बहुत प्रभावित था।
सभी कह सकते हैं भाई इटली से मेजिनी से प्रभावित था तो निश्चित रूप से उसकी फासीवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। और फासीवादी विचारधारा एक ही कहती है कि जो भी है सब राष्ट्र का है, जो भी है सब राष्ट्र में है, राष्ट्र से बाहर कुछ नहीं है। फासीवादी विचारधारा कहती है जो भी है राष्ट्र में है, राष्ट्र से बाहर कुछ भी नहीं है। ये विचारधारा क्या कहलाती है? फासीवादी विचारधारा कहलाती है। तो इटली का नेता मेजिनी कहते हैं कि अनुवाद, इसकी जो पुस्तक थी अनुवाद की थी। मेजिनी की विचारधारा के आधार पर इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। विद्यार्थियों, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, अलग से मैं लिख देता हूं। और ये एकमात्र संस्था है जो इसकी हिडन है, बहुत कम ये गाइडों में इसका वर्णन मिलता है। याद रखना, फ्री इंडिया सोसाइटी। सीधा प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, फ्री इंडिया सोसाइटी। मैं इसको गोल्डन लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार बता दिया है। याद रखना, वीडी सावरकर ने मेजिनी के विचारधारों से प्रभावित होकर कहते हैं कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडी सावरकर के बारे में सबसे हिडन बिंदु विद्यार्थियों अगर कोई प्रश्न बना तो निश्चित रूप से ये बेस्ट प्रश्न होगा। 1907 में लंदन में 1857 क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई थी, ठीक है। सावरकर ने 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विद्यार्थी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। हर बार ये एग्जाम क्वेश्चन आता है कि 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने क्रांति पे अपने अपने विचार कहा है। किसी ने कहा है कि ये सिर्फ मात्र क्रांति थी, कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ठीक है ना। कुछ कहते हैं कि ये हिंदुओं और मुसलमानों का मिला जुला प्रतिरोध था। कुछ कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार के विरोध में एक भावना रही है। परंतु ये वीडी सावरकर पहले व्यक्ति हैं जिसने कहा है कि क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। विद्यार्थी 1909 में डेट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। और यही है ना भारत का प्रथम, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये एक ही चीज है ना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण। हर बात सीधी आती है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। 1909 में कहते हैं कि इस पुस्तक का कहते हैं कि इसने लिखा था, है ना। तो ये सावरकर के बारे में कुछ बातें हैं। मेजिनी की जीवनी से प्रभावित था, मराठी में अनुवाद किया था। पर मेजिनी की विचारधारा के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो सबसे बेस्ट पर्सन बनने वाला है। 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई थी लंदन में। भारत के प्रथम संग्राम को 1857 को भारत का प्रथम संग्राम कहने वाला व्यक्ति कौन था? वो वीडी सावरकर था। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक 1909 में लेखन कार्य किया था। इसके कारण ये बहुत चर्चित रहे 1909 की घटनाक्रम के बाद। 1910 में तो कहते हैं कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये लंदन में इस समय 1910 में के बाद है, लगभग लंदन में रहे थे, है ना, ठीक है। बहुत बेसिक है, समझ जाना चीजों को। मैं पूरी तारतम्यता के साथ पूरा क्रम में लेके चल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा होगा। ये अलग से लिख लेना इसको, फ्री इंडिया सोसाइटी, मेरे कहने पे, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है? विनायक दामोदर सावरकर की, वीडी सावरकर की गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है? इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह के संबंध रखने के कारण मार्च 1910 में कहते हैं कि लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सरकार के आदेश पे कहते हैं कि वीडी सावरकर को 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया था लंदन, ठीक है ना। ये इंडियन हाउस था उस समय। कहते हैं कि वहाँ ये कार्य कर रहा था, ये संस्थाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को ये प्रेरित करती थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से यह संस्था उस समय चल रही थी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये इंडियन हाउस में क्रांतिकारी सम्मुद होने के कारण को गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 1910 को SS महारिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम विद्यार्थी, SS महारिया जहाज से इंग्लैंड से भारत भेजा जा रहा था। याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है SS महारिया जहाज। 2 जहाजों का मैं आपको विवरण करूंगा। एक तो SS महारिया जहाज में इंग्लैंड से कहते हैं कि इसको भारत के लिए रवाना किया था, परंतु मर्सलीज स्थान पर समुद्र में कूद गए थे विद्यार्थी।
ये मर्सलीज पड़ता है फ्रांस के पास पड़ता है, फ्रांस के पास, ठीक है ना। कहते हैं कि इस समय समुद्र में कूद गए थे, और इसका एक घटनाक्रम मिलता है कि इनका जो बाथरूम होता है ना, बाथरूम का जो गटर होता है ना, उसमें कहते हैं कि अपने शरीर को इतना संकुचित करके उसके अंदर से वो निकल गए थे विद्यार्थी। इतना हमें कहने को मिलता है, बाकी हमें इतना पढ़ना नहीं, डीपली कहानी हमको नहीं पढ़नी है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये ऐसे समारिया महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि फ्रांस, ये मर्सलीज है जो फ्रांस में स्थान है, तो फ्रांसीसी सरकार ने इसको पकड़ लिया था। फ्रांसीसी पुलिस ने एसएस शास्त्री जहाज से भारत भेजा, एसएस शास्त्री जहाज से भारत भेजा। तो दो याद नाम रखना है कि इंग्लैंड से जिस जहाज में इनको भेजा गया था वो एसएस मारिया था, और फिर वो कहता है कि मार्शलिज नामक स्थान पर उस जहाज से निकल गए थे तैर के। कहते हैं कि फ्रांसीसी सरकार का इसने सहयोग मांगा था, उन्होंने कहा था कि हमें मुझे सहयोग की जरूरत है, परंतु भारतीय सरकार के दबाव के कारण कहते हैं कि उन्होंने संरक्षण नहीं दिया, और फ्रांसीसी पुलिस ने एसएस शास्त्री जहाज से कहते हैं कि भारत लाया गया था, ठीक है। तो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में प्रारंभिक रूप से यह कथन है कि 1911 के बाद में तो इनको कारावास की सजा भी हो गई थी, है ना, ठीक है। दो चीजें याद रखनी आते आपको, गिरफ्तार कर लिया के कारण, और एसएस मारिया जहाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएस मारिया जहाज से इंग्लैंड से लाया गया, और कहते हैं कि फ्रांसीसी सरकार ने एसएस शास्त्री जहाज से इसको वापस भारत भेजा था। तो दो जहाजों के बारे में आपको याद रखना, दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। इंग्लैंड से भेजा जा रहा था एसएस मारिया, फ्रांस से भेजा जा रहा था एसएस शास्त्री के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक रूप से यहाँ से कभी एक प्रश्न बन जाए तो आप थोड़ा सा याद रखना कि ये चीजें हमारे वीडी सावरकर के सिलेबस में है और उससे जुड़ी हुई, बस याद रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहेगी तो निश्चित रूप से आप प्रश्न सही कर लोगे ना, एक बार पढ़ी होनी चाहिए बहुत जरूरी। 4 प्रश्न ये हो गए, यहाँ से समझना। यहाँ से विनायक दामोदर सावरकर की काला पानी की सजा के बारे में कौन सा कथन ना। नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने भारतीय दंड संहिता के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए के तहत, 21 ए के तहत राजा के खिलाफ साजिश करने के कारण इनको सजा हुई थी विद्यार्थी। 2 केस में कहते हैं कि अलग अलग 2 केस में इनको सजा हुई थी, याद रखना। ये जो नासिक षड्यंत्र केस वाले उकसाने के कारण ना, इसमें कहते हैं कि इसको 26 वर्ष का कारावास हुआ, 26 वर्ष की सजा हुई थी, कहते हैं इसको, इस केस में इसको 26 वर्ष की सजा हुई थी पहले केस में, ठीक है ना। तो ये जब जैक्सन की हत्या का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से इस समय कहते हैं कि इसके ऊपर भी थोड़ा दबाव बना था, क्योंकि ये जैक्सन वाली बात है, ये 1910 की बात है, इसकी हत्या की गई थी, ठीक है ना। तो इसकी घटनाक्रम में कहते हैं इसको शक के आधार पे कहते हैं। और दूसरा बिंदु कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 121 है उसमें राजा के खिलाफ साजिश। अब राजा के खिलाफ साजिश है ना विद्यार्थियों, देखो रानी विक्टोरिया की सभा के 100 का विरोध किया था, एडम सप्तम के राज्य अभिषेक उसने क्या कहा था, वो कथन कहा था उसने, तो इसलिए वो राजा के विरोध में साजिश करने के खिलाफ भी आरोप लगे थे। 2 आरोपों के कारण कहते हैं कि कुल 50 वर्ष की सजा हुई थी, कुल 50 वर्ष की। इस मामले में कहते हैं कि 26 वर्ष की सजा हुई थी, और दूसरे मामले कुल कहते हैं कि 50 वर्ष की सजा हुई थी। 3 फरवरी 1911 को बंबई हाईकोर्ट में M.R. जार्डन ने फैसला सुनाया था। ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण नाम है, M.R. जार्डन। ये उस समय वकील था, जज भी कह सकते हैं। M.R. जार्डन वो व्यक्ति था जिसने सावरकर को सजा सुनाई थी। M.R. जार्डन वे व्यक्ति था जिसने कहते हैं कि सावरकर को सजा सुनाई थी। ये अलग से नोट कर लेना, हेडिंग लगा के या फिर उसके ऊपर मार्क कर लेना, M.R. जार्डन। कारावास के लिए अंडमान द्वीप की सेल्यूलर जेल में भेजा गया था, ठीक है ना, काले पानी की सजा दी गई, सेल्यूलर जेल में भेजा गया था। और यहाँ तो बहुत सारी बातें मिलती हैं सावरकर की। कहते हैं कि इसको एक काली कोठरी की तरह रखा गया था, बहुत छोटा सा कोठरी थी। यहाँ पे कहते हैं कि कोल्लू के बैल की तरह इनको घाने में कार्य करना पड़ता था, बहुत सारी ऐसी यातनाएं दी गई थी। परंतु इसका दूसरा पक्ष मैं अभी समझाऊंगा कि क्या रहा है ना, ठीक है। ये सेल्यूलर जेल में गए थे, ठीक है। इस दौरान विनायक दामोदर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी विद्यार्थियों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीधा आएगा। वे राष्ट्र नेता जिसको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी, सीधा सा फैक्ट कभी पूछ ले तो याद रखना, 2 बार आजीवन कारावास।
एक बार तो होता ही होता है, सामान्य रूप से हम जानते भी हैं कि एक बार आजीवन कारावास हो गया, मतलब एक बार ही होता है। परंतु विनायक दामोदर सावरकर के साथ ऐसा हुआ कि उसको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी। तो यहाँ पे एक थोड़ा फैक्ट जरूर यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। तो ये काला पानी सजा के बारे में है, कुल 50 वर्ष की सजा है। और मुझे लगता है कि एम.आर. जार्डन वाली बात पूछने लायक बात है। बाकी ये सेल्यूलर जेल याद रखना, अंडमान द्वीप की भेजी गई थी, इसको काले पानी की सजा भी कहा जाता था उस समय। और 2 बार कहते हैं कि आजीवन कारावास की सजा, ठीक है ना। एम.आर. जार्डन ने ये जज था, इसने कहते हैं कि इस प्रश्न को विद्यार्थियों आप समझना, प्रश्न क्या कह रहा है कि वीर सावरकर की कारावास की गतिविधियों के दौरान कौन सा कथन सही है। अभी हमने पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वीर सावरकर को 1911 में कहते हैं कि इनकी दौरान जेल का हो गया था, और उनको कहते हैं कि द्वीप में सेल्यूलर जेल में उनको भेज दिया गया था, कालेपना की सजा के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद की गतिविधियों के बारे में थोड़ा आप समझना। यहाँ से क्या कि एक मैटर उलझा हुआ किताबों में मिलता है, ठीक है ना। वैसे गाइडों में तो ये चीजें लिख नहीं रखी है, जिसने भी गाइड निकाली है, फिर भी हम जब थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं ना, तो थोड़ा मैटर उलझा हुआ है, तो थोड़ा इसको समझना आप कि 1911 से 1921 तक जेल में रहे। अब बात आती है कि कारावास की सजा कितने वर्ष हुई थी, 50 वर्ष हुई थी। फिर ये 10 वर्षों में जेल से कैसे छूटे, 10 वर्ष जेल में रहे। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि किताबों में लिख रखा है, कहीं किताब लिख रखा है 1924, कहीं किताबों में लिख रखा है कि 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। परंतु वास्तविकता यह है कि 1911 से 1921 तक वो रहे थे सेलुलर जेल में, ठीक है, अंडमान द्वीप वाली सेलुलर जेल में रहे थे। और कहते हैं कि यहां से जब इनका वतन वापसी हुई, इनकी जब वतन वापसी होती है, तो वतन वापसी के दौरान कहते हैं कि 3 साल तक और वो कारावास में रहे थे, याद रखना। तो 1921 और 1924 20 के 3 वर्षों में याद रखते कि यदुरवा जेल में कहते हैं कि इसको निगरानी में रखा गया था। तो यहाँ से थोड़ी चीज समझना कि 1911 से 1914 तक जेल में रहे थे, वो रहे थे विद्यार्थियों ये इसमें सेलुलर जेल में काले पानी की सजा के दौरान, ठीक है। 3 वर्ष कहते हैं कि यदुरवा जेल में रहे थे 3 वर्ष, और 1924 में कहते हैं कि उनको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ इसको डेट थोड़ी समझ। 1921 में रतनगिरी स्थान पर जाने के लिए उनको शर्तों के साथ छोड़ दिया गया था। ये विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है रतनगिरी। आगे की गतिविधियों के बारे में जितने भी इसकी बातें मिलती है, सब रतनगिरी से देखने को मिलती है, क्योंकि रतनगिरी में किसी की निगरानी में रखा गया था। उनके से शर्त उनको छोड़ा गया था कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित नहीं करेंगे आप, उस दृष्टिकोण से उसको छोड़ा गया था। तो 1921 में कहते हैं कि रतनगिरी नामक स्थान पर जाने के लिए उसको छोड़ दिया गया था, शर्तों के साथ छोड़ दिया गया। 1937 में इन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब प्रश्न आएगा ना, कोटेशन का प्रश्न आएगा या फिर कौन सा कथन सत्य है, वहां आप थोड़ा याद रखना, ये हिंदू महासभा का ये है ना, ये हिंदू महासभा वाला मैटर है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस में विभाजन का कारण है। बीजेपी और कांग्रेस विभाजन का कारण तो ये है ना, ये तुष्टीकरण की नीति इसकी तो है, क्योंकि हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और उनकी विचारधारा हमेशा ही हिंदुत्व के आधार पर रही है। बीजेपी की पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व पे है, तो निश्चित रूप से जब बीजेपी की सरकार आती है तो वीर सावरकर को देशभक्त बना देती है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये महात्मा गांधी के विरोधी थे, विद्यार्थी याद रखना। और महात्मा गांधी की कांग्रेस की गतिविधियों को ये बहुत घटिया तरीके से देखते थे, वो भी बात है। और महात्मा गांधी के जब हत्या हुई तो महात्मा गांधी की हत्या के शक के दौरान इनको कहते हैं कि गिरफ्तार भी किया गया था, याद रखना। इनके ऊपर भी तलवार चली थी गिरफ्तारी की, ठीक है ना। तो ये एक पक्ष और विपक्ष रहा है दोनों का। तो ये 1937 में हिंदू महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया था। ये कर्णावती अहमदाबाद में हुआ था सम्मेलन, ठीक है ना। विनायक दामोदर सावरकर 1937 से 45 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। विद्यार्थी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। 6 बार अध्यक्ष बने। कितनी बार? 6 बार अध्यक्ष बने हिंदू महासभा के। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा यहाँ समझना कि हिंदू महासभा के 19वें सत्र कर्णावती अहमदाबाद में हुआ था
और 1977 का कहते हैं इसको अध्यक्ष बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था, और 1937 से 43 तक कहते हैं कि 6 बार कहते हैं कि इसको अध्यक्ष बनाया गया था। 26 फरवरी 1966 को अपने अंचा से उपवास करके कहते हैं कि अपना शरीर त्याग दिया था। इस प्रकार का ये सावरकर का थोड़ा बहुत विवरण हमने पढ़ा और बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। इस पीपीटी में आपको याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है कि ये छोड़ने वाला घटनाक्रम 21 और 24 वाला घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। ये किताबों में येदरवा जेल मिलता है, मैंने एक किताब देखी थी, भारतीय राष्ट्रीय अदालत की किताब थी, उसमें मैंने देखा था। ये चंद्रशेखर बंदोपाध्याय की किताब आती है, विद्यार्थी याद रखना, ठीक है ना। ये है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। ये कर्णावती अहमदाबाद वाला जो होता है ना सम्मेलन हिंदू महासभा का, इसके अध्यक्ष चुने गए थे और 6 बार कहते हैं कि हिंदू महासभा का इनको अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो प्रश्न देखो, अब है इनकी प्रमुख रचना। एक संस्था मैंने आपको बता दी है, एक संस्था मैंने प्रारंभिक प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि वो संस्था याद रखनी है। दूसरा उसका वीर सावरकर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि उनकी रचनाएं। विनायक दामोदर सावरकर रचना संबंधित कार्य कौन सी है? एक तो वो भारत का स्वतंत्र संग्राम वाली पुस्तक याद रखना, एक तो वो पुस्तक है, ठीक है। कारावास के दौरान उन्होंने मेरा आजीवन कारावास, ये उसने आत्मकथा लिखी थी विद्यार्थी, मेरा आजीवन कारावास। ये किसकी आत्मकथा है? वीर सावरकर की आत्मकथा। इन्होंने अपनी कविता संग्रह को जंगली फूल नाम दिया था, जंगली फूल। तो ये कहते हैं कि इस कारावास के दौरान इनको कहते हैं कि किसी भी प्रकार की सही की उपलब्धि नहीं थी, किसी प्रकार लेखनी की उपलब्धि नहीं थी, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। कहते हैं कि वीर सावरकर ने जेल की दीवारों पे कविताएं लिखी थी विद्यार्थी, जेल की दीवारों पे। कहते हैं कि जेल की दीवारों पे उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी विद्यार्थियों। तो उन कविताओं को इन्होंने नाम दिया था, वो था जंगली फूल। अपनी कविता संग्रह को नाम दिया था जंगली फूल, नाम दिया था। इनकी प्रमुख रचना बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, हिंदुत्व, हिंदू पद पादशाही, कमला गोमतांग, सप्तऋषि, महासागर, ऑन डेथलैंड, विरोच्छ्वास, हिंदू राष्ट्र दर्शन, 6 गैलोरीज स्पोक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत महत्वपूर्ण। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ सावरकर, माई ट्रांसपोर्टेशन लॉ फॉर लाइफ सावरकर। उनकी जीवनी लिखी थी विद्यार्थियों, ब्रेक हार्ट सावरकर लिखने वाले थे आशुतोष देशमुख। ये उनकी जीवनी लिखी थी विद्यार्थियों आशुतोष देशमुख। वीर सावरकर की जीवनी लिखी थी आशुतोष देशमुख लिखी थी, और उसका नाम लिखा था ब्रेक हार्ट नाम से उसने किताब लिखी। तो ये कुछ वीर सावरकर की किताबें हैं। मेरा आजीवन कारावास सबसे महत्वपूर्ण है। कविता संग्रह का नाम इसने जंगली फूल दिया था। हिंदुत्व याद रखना विद्यार्थी, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुत्व। इसी के कारण ये वीर सावरकर संघ की विचारधारा से संबंधित, संघ में शामिल नहीं थे परंतु संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी विचारधारा संघ की विचारधारा से मिलती विचारधारा है, इसलिए हिंदुत्व, पद पादशाही, कमला गोमतांग, सप्तऋषि, महासागर, ये बहुत हिडन चीज है, ये किताबों में लिख नहीं रखी होगी। महासागर प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी रचना वीर सावरकर की नहीं है, ठीक है ना। तो हमको तो पूरी पढ़नी पड़ेगी और आपको भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी ये किताब आप एक बार देख लेना और नोट्स कर लेना अपने किताब में, ठीक है। 7 प्रश्न ये हो गए। अब कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। दया याचिका 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने शर्त उनकी रिहाई की गई थी। विद्यार्थी ये नोट कर लेना अलग से, यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है कि वीर सावरकर की रिहाई करने की प्रेरणा या वीर सावरकर को कारावास से छुड़ाने के लिए किसने मांग की थी विद्यार्थियों, याद रखना। ये मांग की थी विद्यार्थियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक तो इसके गुरु थे विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, इसके गुरु थे। तो 2 नाम ये अलग से आप लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। बाकी याचिका दया याचिका है, मैं आगे थोड़ी चर्चा करता हूं इसके ऊपर और क्या लिख रखा है। एक कोटेशन इनकी आती है कि मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूं, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है,
ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। ये इनका कोटेशन है, याद रखना कि मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं मन अर्पित कर चुका हूँ। ये इनकी एक छोटी सी कविता है, कविता आप देख लेना, है ना। एक और देखो ये लिख रखा है कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर मेरे तीव्र मतभेद हैं, मैं हिंदू महासभा का नेतृत्व ही करूं। अब ये देखो यही कारण है, बस वीर सावरकर को देशभक्त और गुलाम कहने के बीच का यही मत है कि वीर सावरकर का यह मत था कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर मेरा तीव्र मतभेद है, मैं हिंदू महासभा का ही नेतृत्व करूंगा। इसलिए जब सरकारें बदलती है तो वीर सावरकर का मत, वीर सावरकर की उपलब्धियां अपने आप बदल जाती है। जब बीजेपी सरकार आती है तो वो संघ के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर वीर सावरकर का मान सम्मान करती है। जब कांग्रेस सरकार आती है तो वो इसके कहता है ना कि गांधी का विरोध कर रहा था, कांग्रेस का ये विरोध कर रहा था, तो उस विरोध की नीति के दौरान उसकी उपलब्धियां छुप जाती है। ये राजनीतिक मुद्दा है, हमें यहाँ नहीं उलझना है, ठीक है। तो इसको मैंने मेंशन भी किया, देखो ये इसकी पीडीएफ है जो जवाहरलाल नेहरू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू, उसमें एक शोध पत्रिका चलती हुई थी, तो मैंने वहां से ये सारा मैटर तैयार किया था। देखो लिख रखा है इनकी रचनाएं अपने आप में पूर्ण है तथा कमला, गोमतक, सप्तऋषि, वीरो उच्छ्वास, महासागर, ये सारी देखो लिख रखी है सारी, ओ सलीम, ओन वेड, हिंदुत्व और हिंदू पद पाद से, देखो सारी ये लगभग 45 पेज की पीडीएफ विद्यार्थी, इतने पेज की पीडीएफ है, शोध पत्रिका है, और मेरे पास ये बहुत लंबे समय से पड़ी थी, और लगभग मैंने इसमें से मैंने वीर सावरकर को मैटर तैयार किया है विद्यार्थी, कोई मैंने किसी गाइड से नहीं उठाया है, प्योर शोध पत्रिका है और आपके सामने है ना, ठीक है। कुछ और है, देखो ये देखो 1907 और 8 के दौरान लंदन उन्होंने फर्स्ट इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस लिखा था, ठीक है ना। इसमें डेट थोड़ी गलत लिख रखी है, 1909 बिल्कुल राइट है, मैंने आपको जो करवाया है याद रखना, ठीक है। 6 ग्लोरीज ऑफ द स्पोक ऑन द इंडियन हिस्ट्री लिख रखा है, माई ट्रांसलेशन फॉर इन द लाइफ लिख रखा है, हिंदू राष्ट्र दर्शन देखो, इन इको फ्रॉम इन द अंडमान, देखो इन इको फ्रॉम अंडमान लिख रखी एक रचनाएं है, और एक कविता में विनायक नाम मिलता है, विनायक, इसकी एक कविता का नाम मिलता है विनायक, कविता संग्रह का नाम मिलता है विनायक मिलता है। मराठी भाषा की शुद्धता के लिए उसने आंदोलन चलाया था। ये पूरी पीडीएफ बहुत विस्तार से पीडीएफ विद्यार्थी बहुत विस्तार से, पर तो हमें यहाँ उलझना नहीं, हमें सिर्फ उसकी संस्थाएं याद रखनी है और उसका थोड़ा सा साहित्यिक पक्ष याद रखना, उसकी जो कविताएं हैं, उसके जो संग्रह हैं वो याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा ये देखो कह रहे हैं कि पहला माफीनामा लिखा, इसके बाद 9 सालों में उन्होंने लगभग 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र मांगे थे विद्यार्थी। 9 साल में, जब 10 साल तक वो जेल में रहे, 9 साल तक कहते हैं कि 9 साल में उन्होंने 6 बार माफीनामा मांगा था। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भगत सिंह चाहता तो वो भी माफीनामा मांग कर आजाद हो सकता था, परंतु वीर सावरकर उसका जवाब भी देते हैं, वीर सावरकर उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह ने तो पहले ही तय कर लिया था मुझे फांसी पे चढ़ना है, और तो वीर सावरकर कहता है कि अगर मैं जेल में रहा तो राष्ट्र के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं बाहर आ गया तो मैं और अच्छे काम कर सकता हूँ, इसलिए इसने माफी मांगा था। यही वजह है कि ये पूरा मामला उलझा हुआ है, ठीक है ना। छोड़ो इसको, हमें यहाँ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि थोड़ा याद रहे। अंग्रेजों के साथ समझौता, ये देखो विद्यार्थी, ये पीडीएफ में लिख रखा है अंग्रेजों के साथ समझौता, ठीक है। साल 1924 में सावरकर ने पुणे के यदरवा जेल से 2 शर्तों के साथ छोड़ दिया गया। ये देखो विद्यार्थी, मैंने कहा ना मैंने अपने मन से नहीं करवा रहा, पूरा मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर शुद्ध रूप में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, बाकी छोड़ो। ये देखो अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना, हाँ अंग्रेज उनको पेंशन देते थे 60 रुपए महीना, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, हमारा दूसरा बिंदु आता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, नोट कर लेना, आपने गाइडों में बहुत कम जानकारी होगी, नोट कर लेना अलग से, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन परिचय के बारे में कौन सा कदम सही है। वीडी सावरकर का लगभग हमने कंप्लीट पढ़ लिया, इससे 12 आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं, ना ही आपको कोई किताब में मिलेगा। 45 पेज की शोध पत्रिका में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ से समझना बंकिम चंद्र चटर्जी,
अब इसको सिलेबस में शामिल करने के 2-3 वजह हैं। इसको सम्मेलन में सिलेबस में शामिल करने की 2-3 वजह हैं। इसको वंदे मातरम गीत है जो भारत का राष्ट्रगीत है, उसको शामिल कर उसको उसकी वजह से इसको शामिल किया गया सिलेबस में। थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं कि 27 जून 1833 को बंगाल के 24 परगना के कांठलपाड़ा स्थान पे हुआ था। 1857 कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, विद्यार्थी याद रखना। ये 1854 का जो मैकाले का जो था ना, मैकाले आयोग, उस मैकाले की विधि संहिता के आधार पे कहते हैं 1857 में कहते हैं कि वो विश्वविद्यालय 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय बना ही था और इसमें प्रथम स्नातक भारतीय थे, विद्यार्थी याद। स्नातक मतलब बीए किया हुआ था इसमें। 1959 में डिप्टी कलेक्टर पद पर 1959 में डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। विपिन चंद्र पाल ने उन्हें भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण का पैगंबर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये जो कोटेशन वाली बात है ना, कोटेशन है, पुस्तकें हैं, संस्था है, ठीक है ना। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगंबर है। महर्षि अरविंद ने कहा है बंकिम चंद्र को राष्ट्रवाद का पुजारी कहा। विद्यार्थी ये कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। महर्षि अरविंद ने कहा है कि राष्ट्रवाद का पुजारी है। हरिंद्रनाथ दत्त ने कहा है भारतीय राष्ट्रवाद का असली जनक। हरिंद्रनाथ दत्त ने कहा है भारतीय राष्ट्रवाद का असली जनक किसको कहा है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा है। 8 अप्रैल 1994 को कहते हैं कि इनका निधन हो गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में प्रारंभिक जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 कोटेशन है। इनकी जन्म तिथि याद रखो या नहीं रखो, कुछ भी याद मत रखना। ये भारतीय प्रथम थे स्नातक वाले, ये याद रखना। और ये डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए थे, याद रखना। विपिन चंद्र पाल ने भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण कहा है। महर्षि अरविंद ने भारतीय राष्ट्रवाद का पुजारी कहा है। हरिंद्रनाथ दत्त ने भारतीय राष्ट्रवाद का असली जनक कहा है। तो 2-3 ये कोटेशन है ना, इनको आप अच्छे से याद रख लेना। मेरे अनुसार ये जानकारी इनफ है, यहाँ से इनफ है, ठीक है। 1% मैंने इसका बनाया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी यहाँ से प्रश्न बनने लायक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जब भी प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से उसकी रचना पूछ जाएगी। या तो रचना का वर्ष पूछ लेगा या फिर सीधे दे देगा कि कौन सी रचना इसकी शामिल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप समझना। दुर्गेश नंदिनी 1865 में। अब देखो मैं थोड़ा सा इनका विवरण दे रहा हूं क्योंकि कहीं बार क्या प्रश्न कह देता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जमींदारों के शोषण का विवरण किस अपनी रचना में किया, ऐसा भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट एडवांस में लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये चीजें पूछी हुई है। ये दुर्गेश नंदिनी का एग्जाम में पहले से प्रश्न बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं एडवांस लेके चल रहा हूँ कि दुर्गेश नंदिनी है 1865 में लिखी और मुस्लिम स्त्री आयशा का वर्णन है। मुस्लिम स्त्री आयशा का वर्णन है किसी, ये इसमें कहते हैं कि किसी राजपूत युग से ये प्रेम कर बैठी है ना। जो आयशा है राजपूत राजा, ऐसा था ना, राजपूत राजा, किसी राजपूत राजा के प्रेम में ये सम्मिलित हैं। ये आयशा की कोई कहानी, आयशा एक पात्र है इसमें, ठीक है ना। तो मुस्लिम आयशा की कहानी कहते हैं कि दुर्गेश नंदिनी में है विद्यार्थी, ठीक है। कंपाल कुंडाला 1866 में नायिका सुनमान का विवरण मिलता है। नायिका, ये भी नायिका है, ठीक है। पंग दसरे किसान जमींदारों के शोषण का विवरण मिलता है। कमल कांतर दर्पण 1873 में अंग्रेजी न्याय का मजाक बनाया गया विद्यार्थी। अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था थी उस पर कहते हैं कि इसने हास्यास्पद कहानियां लिखी थी, हास्यास्पद कहानियां लिखी थी अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर। इसने चंद्रशेखर लिखा था 1887 में। द पॉइजन ट्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, पॉइजन ट्री विष वृक्ष, याद रखना इसका नाम क्या है, द पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री का मतलब द विष वृक्ष। कृष्ण कांतारविल राधा रानी लिख रखी है। मोचीराम गोरेरे लिख रखा है। मृणाली ने लिख रखी है। राज सिंह लिख रखी है। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों ये दुर्गेश नंदिनी, बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी दुर्गेश नंदिनी का, तो ठीक है ना। ये वर्ष पूछ सकता है विद्यार्थी, सीधे दे देगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी किस वर्ष लिखी थी, किस वर्ष की रचना। ये वर्ष वाली बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना। तो एक तो 1865 याद रखना, बाकी तो
पूछ याद तो रखनी रखनी है, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से बनेगा इसकी कौन सी रचना नहीं है ना, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा सा एडवांस में ये मैंने थोड़ा एडवांस में करवा दिया है, आप लिख लेना, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का मैंने एक प्रश्न और बनाया है। सबसे प्रसिद्ध होने का कारण यही है, बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यिक विकास में योगदान। बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस होने का सबसे बड़ा बिंदु यह है आनंद मठ। आनंद मठ नामक रचना जो 1882 में विद्यार्थियों, डेट वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, डेट जरूर याद करना। आनंद मठ की रचना 1882 में होती है, इसकी डेट विद्यार्थियों जरूर याद रखना। सबसे मोस्ट सन्यासी विद्रोह की अवधारणा पर प्रभावित है, पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रभावित है विद्यार्थियों, आनंद मठ याद रखना, पृष्ठभूमि से प्रभावित है, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित, ठीक है ना। ये प्रश्न पहले से पूछा हुआ है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल है। और 1874 में वंदे मातरम गीत लिखा था विद्यार्थियों, जो इसमें शामिल है। सीधा सा प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का को कहां से लिया गया, ठीक है ना। तो आनंद मठ से लिया गया, याद रखना। तो आनंद मठ में यह भी शामिल है, याद रखना। इसमें पात्र महेंद्र और उसकी पत्नी कल्याणी है। ये जो आनंद मठ है ना, याद है, इसमें रचना में कभी कोई पात्र पूछ लेना कि इसमें कौन सा पात्र विवरण क्या है, याद रखना पात्र है महेंद्र, ठीक है, और है कल्याणी। ये इनकी कहानी का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो पात्र कौन है, महेंद्र और कल्याणी पात्र है। आनंद मठ 1882 में रचित है, सन्यासी विद्रोह की अवधारणा से प्रभावित है। बंगाली देशभक्ति इसको बाइबिल कहते हैं। और वंदे मातरम जो गीत है ना, वंदे मातरम गीत है, वो 1874 में इन्होंने ही लिखा था विद्यार्थी, याद रखना वंदे मातरम गीत। और वंदे मातरम गीत को आनंद मठ में इसने शामिल कर दिया था विद्यार्थियों। तो कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ ले, आपको तैयार रहना, ठीक है। और इसमें देवी चौधरानी 1884, अनुशीलन 1888, सीताराम 1887, अंतिम उपन्यास। ये क्रम से याद रखना विद्यार्थियों। कभी कभार पूछ सकता है कि क्रम के दृष्टिकोण से मिलाइए, तो क्रम के दृष्टिकोण से आपको 4 रचनाएं दे देगा और सामने वर्ष दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। हर प्रकार से आपको तैयार रहना है। ललिता व मानस कविता संग्रह है इसका। और 1872 में कहते हैं कि मासिक पत्रिका बंग दर्शन निकाला था। मासिक पत्रिका कहते हैं कि बंग दर्शन इन्होंने निकाला था। बंग दर्शन नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। आनंद मठ तो सबसे महत्वपूर्ण है इस पॉइंट का, इस बिंदु के कारण ही ये बंकिम चंद्र चटर्जी आज हमें याद करते हैं। इनको हमें आज इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसके योगदान के कारण हम याद कर रहे हैं। देवी चौधरानी 1884, अनुशीलन 1888, सीताराम 1887 इसका अंतिम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रारंभिक जीवन में याद रखो या नहीं रखो, 3-4 जो कोटेशन है ना, उनके बारे में किसने क्या कहा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचनाएं है ना विद्यार्थियों, यह याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हर एक पर्सन के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हर एक अंक के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छा स्कोर पर पाए। कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते कि ये इसे इग्नोर कर दो, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, फिर कितना छोड़ोगे विद्यार्थियों, फिर तो छोड़ छोड़ते कुछ बचेगा ही नहीं ना। इसलिए इससे अच्छा है कि हर चीज पढ़ते चलो, भले ही थोड़ा समय लग जाएगा, अभी समय है, आप उसका सदुपयोग करो, ठीक है ना। ये थी विद्यार्थियों बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानी। और मुझे लगता है कि इतने ही पसंद है, बाकी 2 मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आज हमने 2 प्रश्न वीर सावरकर को पढ़ा है। वीर सावरकर की थोड़ी बहुत जो बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी की बातें थोड़ी बहुत याद रखना। और अगली क्लास में हम कहते हैं कि 2, या मैं कोशिश करूंगा इस बार तो 1 ही होगी शायद, या फिर 2 को मैं शामिल कर लूंगा, जैसा भी होगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।